नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एडुस्टा बाय अश्वनी में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा जो सन 2025 में पूछी गई थी। अब देखो, इसमें हम प्रथम प्रश्न पत्र का जो खंड अ होता है, जिसमें सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उनका पीवाईक्यू करने वाले हैं। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये हो जाती है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। ये लास्ट ईयर का पीवाईक्यू है सन 2025 का, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए जितने भी क्वेश्चन है, इन सब का हम डीप एक्सप्लेनेशन भी साथ में पढ़ते हुए चलेंगे। तो आप लोग बिना वीडियो को स्किप किए बिल्कुल अच्छे से देखते हुए चलोगे, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। तो चलो, बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से अपने वीडियो को शुरू करते हैं। और साथ में अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। इसी तरह से आने वाली और भी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी बीएड से रिलेटेड। और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक भी कर दिया करो। फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी। तो भीमबेटका की जो गुफाओं की खोज हुई थी, ये हुई थी 1957 से 58 के बीच में। अच्छा, ये गुफाएं हैं कहाँ पे? तो ये गुफाएं हैं आपकी मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश के अगर आप रायसेन जिले में देखोगे तो ये भीमबेटका की गुफाएं वहीं पे स्थित है। अब देखो, कह रहा है कि ये गुफाएं चारों तरफ से विंध्य पर्वतमालाओं से घिरी हुई है। विंध्याचल की पहाड़ी जाती है वहां से, तो ये चारों तरफ से उसी पहाड़ियों से घिरी हुई है। यह एक पूरा पौराणिक गुफा आवास है, जिसकी निरंतरता और मध्य ऐतिहासिक काल तक रही थी। इसकी खोज किसने किया था? तो डॉक्टर विष्णु श्रीधर वकड़ार द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? 1957 से 58 के बीच में। फिर कह रहा है कि वर्ष सन 2003 में इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। अब देखो कितना इंपॉर्टेंट है, इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर में भी शामिल किया हुआ है। कब? सन 2003 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था। तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? 1526 में, जब पानीपत की प्रथम युद्ध हुआ था। अब देखो, 21 अप्रैल 1526 को मुगल आक्रांता जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर और दिल्ली के जो सुल्तान था उस समय, लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। और इसी युद्ध में क्या हुआ था, बाबर ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया और इसके बाद बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध से लोदी वंश को बिल्कुल समाप्त कर दिया। उसके बाद मुगल साम्राज्य की यहाँ पे नींव डाली। और कह रहा है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में पहली बार आप देखोगे कि तुलुगमा नाम की एक युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बाबर ने किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया था? तो वो था आपका धौलावीरा। कह रहा है कि हड़प्पा युगीन नगर धौलावीरा को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक विज्ञान और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने वैश्विक धरोहर की सूची में शामिल लिया। अब देखो, धौलावीरा भी जो है ना, ये यूनेस्को में शामिल है, ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। कह रहा है यह गुजरात में मिलता है। गुजरात में कहाँ? रण ऑफ कच्छ में, ठीक है। वहाँ पे एक हादिर बेट का द्वीप है, वहीं पे ये स्थित है। कह रहा है यह वैश्विक धरोहर की सूची में तो जगह बनाने वाला गुजरात का चौथा, जबकि भारत का 40वां स्थल है, ठीक है। इससे पहले भी गुजरात के 3 स्थलों को यूनेस्को में जोड़ा जा चुका है, ये चौथा नंबर का है। और जबकि अगर बात करें हम इंडिया में, तो ये 40वें नंबर का स्थल है। इसकी खोज 1968 में पुरातात्विक कौन किया था? जगतपति जोशी ने किया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था? तो उस जयसिंह ने जो है, इन्होंने भेजा था। कह रहा है कि औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में आमेर के राजा जयसिंह को शिवाजी के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था। जबकि राजा जयसिंह ने मराठा राजा छत्रपति शिवाजी को पराजित कर जून 1665 ईस्वी को पुरंदर की संधि करने के लिए विवश कर दिया था। और पुरंदर की संधि राजा जयसिंह की व्यक्तिगत विजय थी, ठीक है। इस संधि के अनुसार मराठों को कई किले मुगलों को देने पड़ गए थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में भारत आया था, 20 मई को, ठीक है। डेट भी याद रखोगे कि 20 मई 1498 को ये आपका भारत आया था। और कहाँ पे आया था? कालीकट, ठीक है, कालीकट बंदरगाह पे, जो कि केरल में पड़ता है, वहां पे ये आया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? तो जो जैन मठ के संस्थान होते हैं ना, उनको हम बसादिश कहते हैं। अब अगर पूछा जाए कि जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे, वो ऋषभ देव थे। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए। और 23वें तीर्थंकर तो पार्श्वनाथ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश को किस वंश से ने समाप्त किया था? तो जो मौर्य वंश था ना, इसको शुंग वंश ने समाप्त किया था,
जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ, इसका जो सेनापति था ना वो था पुष्यमित्र शुंग। और इसी ने क्या किया था, 185 ईसा पूर्व में बृहद्रथ की हत्या कर दी थी और उसके बाद मगध की गद्दी पे शुंग वंश की स्थापना की। और इस वंश का शासन उत्तर भारत में आप देखोगे कि 127 ईसा पूर्व से लेके 75 ईसा पूर्व तक रहा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे? तो ये हारे थे 1757 में। 23 जून 1757 को अंग्रेज के सेनापति जो था रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला के बीच में एक युद्ध हुआ था, जिसको हम बैटल ऑफ प्लासी बोलते हैं। और उसी में सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर, इसने इसको धोखा दे दिया था और उसी की वजह से इसका पराजय हो गया इस युद्ध में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू किया? तो सिजदा प्रथा सबसे पहले किसने शुरू किया था? गयासुद्दीन बलबन ने। इसने क्या किया था, सिजदा और पैबोस, ये दो प्रथा शुरू की थी, जिसमें क्या होता कि सुल्तान के आगे सिर झुककर और उनके पग को चूमना था। ठीक है, हम देखो कह रहा है सिजदा का अर्थ है झुककर सुल्तान के चरणों में सलाम करना, तथा पैबोस का अर्थ होता है सुल्तान के पैरों को चूमना। इन अमानवीय प्रथाओं को मुगल बादशाह अकबर ने बाद में समाप्त किया गया था। ठीक है, ये बिल्कुल अमानवीय प्रथा थी, मतलब इसमें आप देखोगे कि जो भी उस समय का किंग होता ना उसको बिल्कुल सुप्रीम दिखाने के लिए ये प्रथा की स्टार्टिंग हुई थी और जिसको बाद में फिर अकबर ने खत्म कर दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1916 में किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, जो कि 1910 से 16 के बीच में थे। इन्हीं के कार्यकाल में पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1928 में बारदोली सत्याग्रह अंततः किसके नेतृत्व में किया गया था? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। अब देखो बारदोली जो सत्याग्रह ये गुजरात में हुआ था। यहाँ पे एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इस सत्याग्रह आंदोलन के सफल होने के बाद वहाँ की जो महिलाएं थीं उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। तो अब देखो, इससे पहले उनको वल्लभ भाई पटेल, उसके बाद में जब ये सत्याग्रह हुआ था बारदोली वाला, उसके बाद वहाँ की जो महिलाएं थी इनको सरदार की उपाधि दी। तो हम इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाशगंगा जिसको हम इंग्लिश में मिल्की वे बोलते हैं, इसका आकार कैसा है? तो इसका आकार सर्पिलाकार है। ठीक है, कह रहा है कि देखो, अगर हम बात करें आकाशगंगा की तो इसमें असंख्य तारों का एक विशाल पुंज है और हमारी आकाशगंगा को मंदाकिनी या फिर दुग्ध मेखला, जिसको इंग्लिश में मिल्की वे बोला जाता है, जिसका 80% आकार सर्पिल है। और इस आकाशगंगा को सर्वप्रथम गैलीलियो ने खोजा था। तो अगर पूछे कि हमारी गैलेक्सी को सबसे पहले किसने खोजा, तो गैलीलियो ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूरेंट रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? तो डूरेंट रेखा जो है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को विभाजित करती है। अब देखो यहाँ बहुत सी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो अलग अलग देशों के बीच में है, तो उसको जरा सा हम देख लेते हैं। डूरेंट रेखा अफगानिस्तान पाकिस्तान, फिर मैकमोहन रेखा चाइना और भारत। अब देखो जो मैकमोहन रेखा है ना, ये आपका अरुणाचल प्रदेश और चाइना का जो तिब्बत वाला रीजन है ये उसके आसपास का मैकमोहन रेखा है। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर वाला लद्दाख वाले रीजन का मैकमोहन रेखा उसको हम नहीं बोलते। ठीक है, उसको हम जॉनसन लाइन बोलते हैं। फिर है रेड क्लिफ रेखा जो भारत पाकिस्तान के बीच में है। फिर 24वीं डिग्री समांतर रेखा भारत पाकिस्तान जो कि कच्छ वाले क्षेत्र में है। हिंडनबर्ग रेखा जो कि जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। मैगिनॉट ये जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। 38वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में है। फिर 49वीं समांतर रेखा ये अमेरिका और कनाडा के बीच में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सीमा रेखा है जिसको आप लोग याद रख करके रखोगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का कौन सा भाग मैग्मा का प्रमुख स्रोत है? तो जो मैग्मा का जो प्रमुख स्रोत है ना वो है मेंटल। अब मेंटल में ही 200 किलोमीटर नीचे आओगे जब अर्थ सरफेस से, तो आपको मिलेगा एस्थेनोस्फेयर, वहीं से मैग्मा बाहर निकलता है। देखो कह रहा है ना एस्थेनोस्फेयर, ये मेंटल में पाया जाता है और यहीं से मैग्मा ऊपर की तरफ बाहर निकलता है। कह रहा है कि कर्क रेखा है। अब कर्क रेखा क्या है? तो ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। वहीं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम कैप्रिकॉन बोलते हैं। फिर आप देखोगे कि 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम क्या बोलते हैं? आर्कटिक सर्कल बोलते हैं। और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक सॉरी अंटार्कटिक सर्कल बोलते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की लगभग कितने किलोमीटर की स्थल सीमा पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई है? तो ये टोटल 15,106 किलोमीटर
अब देखोगे कि इसकी जो थल सीमा है ना, ये पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई है। अब देखो यहाँ पे थल सीमा की बात हुई है, ठीक है, कोई जल कोस्टल रीजन की बात नहीं हुई, यहाँ पे सिर्फ लैंड बाउंड्री की बात कर रही है, जिसमें आप देखोगे कि बांग्लादेश, चीन सबसे ज़्यादा देखो बांग्लादेश के साथ जुड़ती है। फिर पाकिस्तान, चीन, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, ये सब कुछ देश हैं जिनके साथ इंडिया का लैंड बॉर्डर शेयर होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? झारखंड में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरिंग जल डमरू किसे जोड़ता है? तो बेरिंग जल डमरू जो है, ये आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। अब जरा इसके बारे में पढ़ लो। देखो, कह रहा है जो बेरिंग स्टेट है, ये आप देखोगे कि विभाजित, देखो दो चीजें होती हैं, कोई भी स्टेट होता है तो ये दो चीजों को जोड़ता है और दो चीज को अलग भी करता है। तो जिसको ये विभाजित करता है वो है अलास्का और साइबेरिया, इन दो को विभाजित करता है। जोड़ता किसको है? प्रशांत महासागर को और आर्कटिक महासागर को, ठीक है। फिर जो सुंडा स्टेट है, सुंडा की खाई है, ये इंडोनेशिया के आसपास में आप देखोगे, जहाँ पे ये जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। फिर जिब्राल्टर जो है, ये आप भूमध्य सागर के आसपास में देखोगे, ये स्पेन और मोरक्को को विभाजित करता है और वहीं भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करता है। फिर हडसन स्टेट जो है, ये कनाडा में स्थित है, ये हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करता है। तो वीडियो पॉज करके इसको थोड़ा सा आप नोट बना के एक दो बार पढ़ लोगे तो आपको याद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है लोहित इनमें से किस नदी की सहायक नदी है? तो जो लोहित है ना, ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की सरकार है? तो भारत में आप देखोगे कि संसदीय टाइप की सरकार है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में श्रमिक ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जो तृतीयक नहीं है? अब देखो, जो चीनी मिल है ना, ये तृतीयक नहीं है, ये तो सेकेंडरी स्टेज वाले हैं वर्कर, ठीक है। ये क्या होता है, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है, बाकी संचार हो गया, बैंकिंग हो गया, परिवहन हो गया, ये सब क्या है? सर्विस सेक्टर है। जबकि चीनी मिल हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आता है। फिर नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था के आकार यानी कि साइज के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त मापक कौन सा है? तो कौन सा है वो? जीडीपी। सबसे पहले हम किसी भी कंट्री का जीडीपी ही देख के उस कंट्री का जो भी होता है पता लगाते हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो वो है जीडीपी, जिसको हम हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। और फिर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो इसको अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। याद रखना 26 जनवरी नहीं है, ये 26 नवंबर 1949 है। कंफ्यूजन के लिए देखो यहाँ 26 जनवरी भी है, तो अब बहुत से लोग इस पे जल्दी से टिक मार देंगे, बट 26 नवंबर 1949। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो जरा सा देख लो, हमारा जो संविधान है ना, इसको बनने में 2 साल, 11 महीना और 18 दिन लगे थे, और इस कार्य पर लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुआ था। जबकि संविधान के प्रारूप में 114 दिन तक चर्चा भी चली थी। तो इसको भी आप लोग एक बार देख लोगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट के अंतर्गत आता है? तो जो वन है ना, फॉरेस्ट वाले जो राइट्स हैं, ये हम इस पे हमारा स्टेट गवर्नमेंट भी वो बना सकती है लॉ, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है, ठीक है। जबकि इसके साथ साथ आप देखोगे कि ये समवर्ती सूची में, जो जब भी समवर्ती सूची में कोई आ जाता है तो इसमें संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। अब देखो, कह रहे हैं कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 5 विषय, जिसमें शिक्षा, वन, नापतौल, वन्य जीव एवं पक्षियों की संरक्षण व न्याय प्रशासन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। पहले ये सब चीजें राज्य सरकार की सूची में थी, बट राज्य सरकार से निकाल के इसको समवर्ती सूची में डाला दिया गया। फिर नेक्स्ट है, भारत की कौन सी भी पंचवर्षीय योजना की अवधि मार्च सन 2017 में समाप्त हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 12वीं, ठीक है। इसके बाद पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया, इसकी जगह पे क्या लाया गया है? नीति आयोग। अब नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, ये भी पूछा जाता है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इसको भी आंसर बताओगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 किससे संबंधित है? तो जब भी आपका भारतीय अनुच्छेद 5 से 11 पूछे या फिर भाग 2 पूछे, तो ये नागरिकता से संबंधित है। अब देखो, भाग 1 1 से 4 तक है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 5 से 11 नागरिकता है, फिर भाग 3 12 से 35 जिसमें मूल अधिकार की बात हुई है, भाग 4 36 से 51 जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी, और भाग 4 का क 51 का क जिसमें मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। किसकी समिति की सिफारिश पे? सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो टोटल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब?
19 जुलाई 1969 को। इसमें आप देखोगे 14 जो बड़े व्यापारिक बैंक थे इनका राष्ट्रीयकरण किया गया तथा तत्पश्चात अप्रैल 1980 को सरकार ने 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। अब भारत में बैंकों की जो कार्य प्रणाली थी ना, जो बैंकिंग अधिनियम 1949 द्वारा इनको विनियमित होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 4 का ए किससे संबंधित है? तो जो भाग 4 का ए है ये मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 200 रुपए के नोट में कितनी कोड़ी ब्लीड लाइनें मौजूद होती हैं? तो 200 रुपए के नोट में आप देखोगे कि 4 कोड़ी ब्लीड लाइनें मौजूद होती हैं। अब देखो यहाँ पे भाग 4 का क जो है इसमें मौलिक कर्तव्य हो गया, भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व, भाग 2 नागरिकता से संबंधित होगी। ठीक है, तो इसी तरह की इसमें आ जाती हैं चीजें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? तो भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं इनको आप संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। जिसमें आप देखोगे कि जो भारत का संविधान है जिसमें अनुच्छेद 63 है, यह उपबंध करता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, और अनुच्छेद 64 और 89 यह उपबंध करते हैं कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा सभा का पदेन सभापति होता है। तो इसलिए आप देखोगे जो भारत का राष्ट्रपति होता है उसको जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है उसको उपराष्ट्रपति होने की सैलरी नहीं मिलती है, उसको मिलती है सैलरी राज्यसभा का पदेन सभापति होने की वजह से। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह इनमें से किस शहर में स्थित है? तो ये आपका मुंबई में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा त्योहार को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसको हम उगादी या फिर युगादी के नाम से भी जानते हैं। अब इस दिन क्या होता है कि इस दिन हिंदू नववर्ष का आरंभ माना जाता है, और कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश इसमें गुड़ी पड़वा को उगादी या युगादी के नाम से जाना जाता है। ये देखो बेसिकली हिंदू नववर्ष जब आरंभ होता है तो उसी की खुशी में ये त्योहार मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति निम्न में से कौन करता है? तो वो कौन करेंगे? भारत के राष्ट्रपति ही करेंगे। अब देखो कह रहा है कि जो भारत के मुख्य न्यायाधीश है ना, ये 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं, और वर्तमान में भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? देखो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है पीवाईक्यू में, बहुत बार, तो बिल्कुल इसको याद रख लो, बिल्कुल कोई भी कंफ्यूजन होने वाली बात ही नहीं है इसमें। तो 5 जून, इसको आप लोग याद रखोगे, और 5 जून 1974 को सबसे पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था, इसीलिए हम 5 जून को ही हमेशा मनाते रहते हैं। फिर नेक्स्ट है, हिंदी नाटक आधे अधूरे के लेखक कौन है? तो आधे अधूरे के लेखक है मोहन राकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का गठन सामान्यतः कितने वर्ष के लिए होता है? तो ये तो हम सब लोग जानते हैं, ग्राम से ही हम सब लोग जुड़े हैं, तो 5 वर्ष के लिए प्रधान होते हैं, तो वही है। फिर देखो कह रहा है कि इनका उल्लेख 243 के अंक ई वाले सेक्शन में किया गया है, जो भी ग्राम पंचायत से रिलेटेड चीजें हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? तो जो आपका किलोवाट घंटा है ना, ये कोई शक्ति की इकाई नहीं है, बाकी जूल हो गया, अश्व शक्ति हो गया, वॉट हो गया, ये सब शक्ति की इकाई माने जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती हैं? तो यहाँ पे आप देखोगे कि टोटल 15 लैंग्वेज आपकी लिखी होती है, बट कह रहा है कि भारतीय नोट में हिंदी और अंग्रेजी के अलावा, ठीक है, अब देखो टोटल टोटल तो होता है 17, बट अगर हम हिंदी और अंग्रेजी को हटा दें तो टोटल 15 लैंग्वेजेस वहाँ पे लिखी होती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो ये थे कथक से संबंधित। अब यहाँ पे कुछ नृत्य शैली दिया गया, उससे संबंधित कलाकार दिए गए हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, आप बिल्कुल ध्यान से देखना इसको। कह रहा है भरतनाट्यम जो है इसे यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मिणी देवी, एस के सरोज और सोनम मान सिंह है। ठीक है, फिर कथक से बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, फिर कथकली से कृष्ण नायर और मृणालिनी साराभाई, शांतराव, फिर मोहिनी अट्टम से के कल्याणी अम्माश्री देवी, रागिनी देवी और फिर गीता गायक। तो ये सभी कभी कभार पूछा जा सकते हैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है तो इसे क्या कहा जा सकता है? तो इसे हम कहते हैं कि कोई कार्य नहीं हुआ। अगर कोई मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इस पे हम फोर्स लगाएं और बिल्कुल भी ये इधर से उधर मूव नहीं किया, तो कोई काम ही नहीं हुआ। काम तो हम उसी को बोलते हैं ना जब हम किसी चीज पे फोर्स अप्लाई करें और वो चीज मूव हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है?
तो आप देखोगे कि कार्बन में बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सी होगा। बाकी तांबा में Cu, ठीक है। फिर कॉपर, आप देखोगे क्लोरीन में Cl, ठीक है, दो अक्षर, कैल्शियम में Ca। तो इसी तरह से कार्बन में सिर्फ एक होता है, तो बस ये आपसे वही पूछा है, बिल्कुल रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन हो गया। फिर नेक्स्ट है, सितंबर सन 2025 में किस प्रसिद्ध भारतीय लेखिका को बुकर पुरस्कार सन 2025 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था? तो किरण देसाई को शॉर्टलिस्ट किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, तो इस तत्व में कितने शेल हो सकते हैं? तो इसमें टोटल 3 शेल हो सकते हैं। और कौन कौन से, अब देखो जरा इसको पढ़ते हैं हम। कह रहे एल्यूमिनियम की जो परमाणु संख्या होती है वो 13 होती है, और इस तत्व में 3 शेल होते हैं, यानी कि शेल मतलब 3 कक्षा, ठीक है, जिसमें के एल एम होता है। चूंकि प्रथम कक्षा के में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है, द्वितीय कक्षा एल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होती है, तथा तृतीय कक्षा में एम, जिसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 होती है। अर्थात एल्यूमिनियम, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं, जिसकी परमाणु संख्या 13 है, उसके परमाणु की पहली कक्षा के में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी में 3 इलेक्ट्रॉन। अर्थात टोटल कितने हो गए, 13 हो गए, ठीक है। पहले 2, फिर 8, फिर 3, टोटल मिला के 13। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर सन 2025 में प्रसिद्ध संगीतकार और गायक जुबिन गर्ग का निधन हो गया, वे किस राज्य से संबंधित हैं? अब देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस समय का करंट अफेयर से रिलेटेड था। तो ये असम के सिंगर थे, ठीक है। और जिनकी हम देखेंगे कि जब निधन हुआ था तो कितने ज्यादा असम के लोग इनके पीछे, आप देखोगे कि कितनी ज्यादा भीड़ लग गई थी उस समय, ठीक है। इनको लोग कहाँ कहाँ से देखने आए थे असम में, ये बहुत प्रसिद्ध गायक है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कंबोडिया की राजधानी है? तो जो कंबोडिया की राजधानी है वो क्या है, नोमपेन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिकाओं की भित्तियां किससे बनती हैं? तो जो पादप कोशिकाओं की भित्तियां है ना, ये सेलुलोज से बनती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूरजकुंड मेला, जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है, ये कहाँ पे आयोजित होता है? तो ये होता है हरियाणा में। अब देखो कह रहा है कि ये 15 दिनों तक चलने वाला मेला है, और यहाँ पे देखोगे ना तो ग्रामीण संस्कृति का परिचय दिया जाता है, और इसकी प्रारंभ की बात करें तो 1987 से ये प्रारंभ हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में लिंग गुणसूत्रों के कितने युग मौजूद होते हैं? तो टोटल एक युग मौजूद होते हैं। फिर नेक्स्ट है, सितंबर सन 2025 में देश में जहाज निर्माण को बढ़ावा देने के लिए पैकेज की स्वीकृति दी गई, कितनी पैकेज की? तो टोटल दिया गया 69,725 करोड़ की। फिर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा त्योहार डांडिया और गरबा जैसे नृत्यों के साथ मनाया जाता है? तो वो आपका नवरात्रि मनाया जाता है, ठीक है। नवरात्रि में देखते हो ना, बहुत से लोग आजकल तो नॉर्थ इंडिया में, फिलहाल इधर यूपी वाले पूर्वांचल वाले साइड में बहुत से लोग गरबा खेलने जाते हैं और नवरात्रि के टाइम पे। जबकि ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर कहाँ पे है, गुजरात का नृत्य माना जाता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही है, और ये लास्ट ईयर का पीवाईक्यू है। इसको बहुत एक दो बार इस वीडियो को आप लोग और देख लीजिएगा अच्छे से, ताकि ये पीवाईक्यू में जितने भी क्वेश्चन हैं आपको बिल्कुल अच्छे से लर्न हो जाए, ठीक है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको बहुत लाइटली लेके बिल्कुल मत चलिएगा। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे इसी तरह की वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहेंगी। जय हिंद, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो में।